दोस्तों दुनिया भर में ऐसे कई अपराधी हुए हैं जो किसी खास वजह से लोगों के बीच काफी मशहूर हो गए हैं। कुछ इसी तरह का एक अपराधी था जो अवैध ड्रग्स का कारोबार करता था। बता दें कि अवैध ड्रग्स का कारोबार इतना पुराना और बड़ा है जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे ड्रग माफिया के बारे में बताएंगे जिसने व्यापार में दिक्कत पैदा करने वाले हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दी। दोस्तों हम बात कर रहे हैं ड्रग माफिया पाब्लो एस्कोबार की, जो बहुत ही कम समय में ड्रग की दुनिया में आसमान की बुलंदियों में पहुंच गया था। दोस्तों दुनिया के इतिहास में सबसे बड़े ड्रग डीलर के नाम से पहचाने जाने वाला पाब्लो एस्कोबार का जन्म 1 दिसंबर 1949 को हुआ था। पाब्लो को दुनिया का सबसे कामयाब और सबसे अमीर ड्रग माफिया माना जाता है। देखा जाए तो पाब्लो एक बेहद गरीब किसान परिवार से ताल्लुक रखता था, लेकिन दिमाग तेज पाब्लो ने जुर्म की दुनिया में कदम रखते ही अपना अलग पहचान बना ली और देखते ही देखते हुए दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग माफिया बन गया। दोस्तों पाब्लो अपने माता पिता की तीसरी संतान था। उस दौरान उसके घर के हालात कुछ इस कदर थे कि पढ़ाई का भी खर्चा नहीं उठाया जा सक रहा था। दोस्तों किंग ऑफ कोकीन पाब्लो एस्कोबार जब ड्रग्स की तस्करी करने उतरा तो उस समय का पहला स्मगलर था जो विमानों से माल भेजता था। पहले तो इसके लिए खुद के विमान रखे थे, बाद में पायलटों के जरिए तस्करी को अंजाम देने लगा। एक बार में करोड़ों रुपए की ड्रग्स की तस्करी करता था। ड्रग्स तस्करी की दुनिया में कई लोग आए गए, लेकिन पाब्लो जैसा मुकाम किसी ने हासिल नहीं किया। साल 1975 में पाब्लो ने तस्करी का धंधा बढ़ाना शुरू किया। इसके लिए उसने विमान भी खरीदे थे। ये विमान मुख्य रूप से कोलंबिया और पनामा के बीच उड़ते थे। कोकीन का धंधा बढ़ा तो दुनिया में तेज डिलीवरी के लिए पाब्लो ने 15 हवाई जहाज खरीदे। इसमें एक रियल जेट और 6 हेलीकॉप्टर भी शामिल थे। हवाई जहाज के जरिए जब पहली बार ड्रग्स की सप्लाई की गई थी उसमें 250 किलोग्राम कोकीन था। तब इसकी कीमत $15 मिलियन थी। धीरे धीरे एक बार में 500 किलोग्राम तक माल ले जाया जाने लगा। एस्कोबार के भाई रोबर्टो ने अपनी किताब द अकाउंटेंट स्टोरी में लिखा है कि ड्रग्स उतारने और बनाने के लिए वेनेजुएला बॉर्डर के पास गुप्त हवाई पट्टी बनाई थी। जहाज जैसे ही उतरने के सिग्नल देता वहां बने घर खिसका दिए जाते और एक हवाई पट्टी दिखने लगती। विमान जब यहां से माल उतारकर चला जाता तो सभी घर अपने पोजीशन में वापस आ जाते थे। कहा जाता है कि विमानों के पहियों में ड्रग्स भरकर ये गैंग तस्करी करने लगा था। ABS-CBN के अनुसार इस काम के लिए पायलट को एक बार में $5 लाख मिलते थे। सोचिए सिर्फ पायलट को जब इतना मिलता तो वो खुद कितना कमाता होगा। दोस्तों हमारी दुनिया अपराधियों से भरी हुई है, मगर जो बात कोलंबिया के पाब्लो एस्कोबार में थी वो किसी और साथी अपराधी में ढूंढने पर भी आपको नहीं मिलेगी। पाब्लो के भाई रोबर्टो के मुताबिक जिस वक्त पाब्लो का सालाना मुनाफा खरबों रुपए था, उस वक्त उसके गोदाम में रखी इस रकम का 10% हिस्सा चूहे खा जाते थे या फिर पानी या अन्य वजहों से खराब हो जाते थे। कहते हैं कि उसकी आय का $1 बिलियन यानी आज के हिसाब से करीब 75 खरब रुपए चूहे खा जाते थे। एक बार तो पाब्लो ने ठंड से अपनी बेटी को बचाने के लिए 13 करोड़ रुपए जला दिए थे। और कहा जाता है कि पाब्लो एस्कोबार की अनुमानित निजी संपत्ति $30 बिलियन यानी 16 खरब रुपए थी। पाब्लो एस्कोबार की पहचान दुनिया भर में कोकीन के सबसे बड़े निर्माता और डिस्ट्रीब्यूटर की थी। उस वक्त दुनिया भर में कोकीन के कुल कारोबार के 80% हिस्से पर एस्कोबार का कब्जा था। ब्रिटिश सेना के स्पेशल एयर सर्विस के पूर्व कर्मचारी मैकलेज को पाब्लो एस्कोबार को मारने की सुपारी कोलंबिया के उनके कॉम्पिटिटर ने दी थी। पैसे लेकर हत्या करने वाले ब्रिटिश दल ने 1989 में दुनिया के सबसे खतरनाक अपराधी के संसार में कदम रखना शुरू किया और इस दल का इरादा दुनिया के सबसे खतरनाक अपराधी की हत्या करना था। ये लोग पाब्लो एस्कोबार की हत्या करना चाहते थे, जो उस समय कोलंबिया ही नहीं बल्कि दुनिया भर के सबसे खतरनाक माने जाने वाले मेडलिन ड्रग्स कार्टेल का सर्वा हुआ करता था। इसमें अपराध की दुनिया के इतिहास में पाब्लो एस्कोबार को सबसे अमीर गैंगस्टर माना जाता रहा है। दोस्तों हमले के दिन नजदीक आने पर इन लोगों ने बम और बंदूकों के साथ जंगल में अभ्यास करना शुरू कर दिया ताकि आवाज बाहर के लोगों को ना सुनाई पड़े। हमले की योजना के मुताबिक 2 हेलीकॉप्टर को एस्कोबार के फार्म हाउस नेपल स्टेट में प्रवेश करना था और हमलावरों को एस्कोबार के सुरक्षा कर्मियों पर गोली चलाते हुए एस्कोबार की हत्या करके उसका सिर काटकर ट्रॉफी के तौर पर ले जाना था। जब उन्हें सूचना देने वाले से एस्कोबार के स्टेट पहुंचने की जानकारी मिली तो उन्होंने हमले की तैयारी की, लेकिन यह हमला कभी नहीं हो सका। मैकलेज और टॉमकिन को लेकर उड़ा हेलीकॉप्टर एंडीज माउंटेन में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में पायलट की मौत हो गई। उसके बाद साल 1976 में 27 साल की उम्र में पाब्लो ने 15 साल की मारिया विक्टोरिया से शादी की। उनके 2 बच्चे जुआन पाब्लो और मेनुला पाब्लो थे। एस्कोबार ने 5000 एकड़ में फैला हैसिएंदा नेपोलस नाम का एक आलीशान स्टेट तैयार किया था। उसका परिवार इसी में रहता था।
दोस्तों, पाब्लो की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है उसने सरकार पर दबाव बनाने के लिए खास जेल की खुद तैयारी करवाई थी। उसने शर्त रखी कि जेल से कुछ किलोमीटर तक पुलिस नहीं आ सकती। कहते हैं कि पाब्लो के पास 6500 वर्ग फीट का बंगला अमेरिका में था। यह फ्लोरिडा के मियामी बीच पर स्थित था। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार लुइस कार्लोस गैलन की हत्या के बाद सीजर गैविरिया का प्रशासन एस्कोबार और ड्रग कार्टेल्स के विरुद्ध हो गया। आखिरकार सरकार ने एस्कोबार के आत्मसमर्पण एवं कम से कम सजा और कैद के दौरान विशेष प्रकार के बर्ताव के बदलाव उनकी सभी आपराधिक गतिविधियां बंद करने की शर्त पर उसे समझाने के लिए उसके साथ बातचीत की। फिर भी अपने स्वयं के आलीशान निजी जेल लॉ कॉर्डरेज में कैद कर दिया गया। लेकिन यह जेल कम था, क्लब ज्यादा था। अगर वहां बैठकर सिर्फ अपने पैसे गिनता तो बच सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। एजेंटी मार्फी से इंस्पायर होकर ही पाब्लो के ऊपर नार्को नाम की टीवी सीरीज बनाई गई है। मार्फी ने कहा कि जो हिंसा टीवी सीरीज में दिखाई गई है उसकी तुलना में असल में पाब्लो द्वारा की गई हिंसा अधिक खौफनाक थी। यह भी कहा जाता है कि पाब्लो के पास 800 से ज्यादा मकान थे। उसने कैरिबियन में आइला ग्रांदे नाम का एक कोरल द्वीप खरीदा था जो वहां मौजूद 27 कोरल द्वीपों में सबसे बड़ा था। दोस्तों, कोकीन से उसकी कमाई इतनी अधिक थी कि फोर्ब्स मैगजीन में उसे दुनिया का 10 सबसे धनवान लोगों में शामिल किया गया था। पाब्लो के पास अपना चिड़ियाघर था। इसमें हाथी, दुर्लभ पक्षी, जिराफ, दरियाई घोड़ा आदि रहते थे। कैरिबियन द्वीप पर उसने जो मकान बनवाया था वह अपने आप में किले जैसा था। इसमें बड़ा स्विमिंग पूल था, हेलीकॉप्टर लैंडिंग पैड था, खिड़की बुलेट प्रूफ थी, सभी चीज का तगड़ा इंतजाम था। देखा जाए तो पाब्लो के पास इतने पैसे थे कि उसने कोलंबिया सरकार का सारा कर्ज लगभग $10 बिलियन चुकाने का ऑफर दिया। बदले में वो चाहता था कि किसी भी प्रत्यापन संधि से उसे छूट दी जाए। हालांकि एस्कोबार द्वारा लॉ कैडेटल में कार्टेल के 2 सदस्यों को प्रताड़ित करने और मारने के बाद अधिकारियों ने उसे दूसरे जेल में शिफ्ट करने का फैसला किया। इससे पहले कि उसका ट्रांसफर होता, जुलाई 1992 में एस्कोबार फरार हो गया। उसके भागने के बाद कोलंबियाई सरकार की काफी आलोचना हुई। अब कोलंबिया ने एस्कोबार को पकड़ने की ठान ली। इसके लिए अमेरिकी अधिकारियों और प्रतिद्वंदी ड्रग्स तस्करों की सहायता ली गई। एक बड़े पैमाने में तलाशी अभियान शुरू की गई। 2 दिसंबर 1993 को एस्कोबार ने केक, वाइन और मेजुआना का आनंद लेते हुए अपना 44वां जन्मदिन मनाया। अगले दिन मेडिलेन में उसके ठिकाने की खोज पुलिस द्वारा कर ली गई। कोलंबियाई सेना ने जब इमारत पर धावा बोला तो एस्कोबार और उसका एक बॉडीगार्ड छत से भागने में कामयाब हो रहा था। फोर्स ने पीछा किया और जबरदस्त गोलीबारी हुई। इसी गोलीबारी में एस्कोबार मारा गया। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि एस्कोबार ने अपनी जान ले ली क्योंकि इसे गिरफ्तार होने पर अमेरिका में संभावित प्रदंड का सामना करना पड़ता। जो पाब्लो एस्कोबार ने एक बार कहा था कि वह अमेरिका की जेल की कोठरी के बजाय कोलंबिया में कब्र में रहना पसंद करेगा, और ऐसा ही हुआ। अमेरिका एस्कोबार को जिंदा कभी नहीं पकड़ पाया। खैर दोस्तों, पाब्लो एस्कोबार की लाइफ के बारे में आप लोगों का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, अपने परिवार को शेयर करें ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो ला सकूं। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।